हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को सिर्फ ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा और उन पॉइंट में आपको गौर करवाने की कोशिश करूंगा जिस पॉइंट से प्री या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ज़्यादा चीज़ों को मैं एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से हमने ऐड ऑन कर दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, बाकी जो भी हमारे साथ एडमिशन के जरिए जुड़ना चाहते हैं, फाउंडेशनल कोर्स को लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको लगभग साल भर में पूरा जो आपका फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बना देंगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और जो भी चीज़ें हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे वो एज पर सिलेबस होगा, क्लास हो या आपके नोट्स हो, वो सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंगली और आपके पास्ट ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा। ओके, बाकी कोर्स का हाईलाइट इसमें मेंशन किया गया है। किसी चीज़ को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है कि हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक आर्क है उसमें हमें पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के ऊपर फोकस करना चाहिए। इट मीन्स हमारा जो भी आपका डिफेंस सेगमेंट में डेवलपमेंट है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सभी डेवलपमेंट में हमें जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए। उसके बजाय हमें चाइना के साथ कंपैरिजन रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वो सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान के मुकाबले चाइना से ज़्यादा फेस कर रहे हैं और इन फ्यूचर कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये मैनेजेबल है, ये हमारे कंपैरिजन में बहुत पीछे है और इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी रोड मैप है, उसमें जो हमारा कंपैरिजन है उसको हमें चाइना के साथ ड्रॉ करना चाहिए। मतलब हमें चाइना के पैरेलली या फिर उससे ऊपर जाके हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर आपका डिफेंस सेगमेंट में डेवलपमेंट हो, उसको देखना जरूरी है। बाकी पाकिस्तान क्या है, ये टू एन लार्ज एक्सटेंट मैनेजेबल है। ओके, इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अभी चाइना से कैसे थ्रेट है आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक थ्रेट, ओके, बहुत ज्यादा जो है इंपोर्ट होता है फ्रॉम चाइना और बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंडली देखें तो चाइना के साथ हमारा क्या है, बॉर्डर टेंशन बहुत ज्यादा है। आप ईस्टर्न सेक्टर में देख सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में देख सकते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश को लेके आप जो डिस्प्यूट है वो देख सकते हैं, मैकमोहन लाइन को लेके। और वेस्टर्न सेक्टर में देखें तो लद्दाख को लेके, ओके, जिसमें आपका जो आक्साई चीन है वो ऑलरेडी चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है 1962 के वॉर के बाद। और इसके अलावा भी चाइना का जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो अभी उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया का जो टेरिटोरी है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, पीओके, उस रीजन से होके गुजरता है, जो इंडिया की सोवरेनिटी को क्या करता है, चैलेंज करता है। देन अगर आप देखें तो इंडियन ओशन रीजन जो इंडिया का बैकयार्ड है, उसमें भी आप चाइना का जो उभरता हुआ प्रेजेंस देख सकते हैं थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, जिसके तहत क्या कर रही है, इंडियन ओशन के डिफरेंट जो आपके नेशन है उसके साथ कोलाबोरेटिव तरीके से पोर्ट्स को डेवलप कर रही है। इवन चाइना का आपका अभी तो कमर्शियल प्रेजेंस है, इन फ्यूचर मिलिट्री प्रेजेंस क्या कर सकता है, इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर सकता है। तो इसीलिए हमारा अभी जो मेन मुद्दा है वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने हैंडल किया, या फिर पाकिस्तान को हैंडल करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है उसमें हमें किसके साथ कंपैरिजन देखना है अपने डेवलपमेंट का, चाइना के साथ। और सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट, इकोनॉमिक थ्रेट अगर कहें तो किससे देखी जा सकती है, इट इज फ्रॉम चाइनीज साइड। ओके, तो इसीलिए जरूरी है कि हमें अपना जो डेवलपमेंट है, जो विकसित भारत बनना है बाय 2047, वो आपके डिफेंस में, नेवल पावर में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, या फिर इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर कहे, या फिर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहे, मैन्युफैक्चरिंग कहे, सर्विसेज सेक्टर कहे, या फिर आप टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कहे, एआई में हो, रोबोटिक्स में हो,
या फिर फार्मास्यूटिकल में हो, इन सभी चीजों में हमें ध्यान देना जरूरी है, ताकि जो चाइना का डोमिनेंस है उसको हम कर्टेल कर सके, चाइना से जो स्ट्रेटेजिक हमें थ्रेट है उसको हम मिटिगेट कर सके। ओके, तो अभी इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक आपका आर्क है उसमें हमें पाकिस्तान को छोड़ के चाइना के कंपैरिजन में देखना जरूरी है। चाइना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट है फॉर इंडिया। ओके, इट इज नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हमें टेंशन नहीं देता है, पाकिस्तान तो टेंशन देता ही है, लेकिन इट इज वेरी मच मैनेजेबल। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, चाइना इज द ट्रू राइवल। चाइना ट्रू राइवल है, हमारा ट्रू कंपटीटर है। ओके, तो हमारा जो भी कंपटीशन है उसको हमें कंपैरिजन करना है विथ चाइना। ओके, बाकी जो चीजें हैं आप उसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएंगी। और इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, आपका जो इकोनॉमिक हमारा ट्राजेक्टरी हमने रखा है बाई 2047 कि हमें विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत गोल के लिए आप देख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो, ओके, या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट हो, हम हर चीज में ध्यान अपना दे रहे हैं। ओके, वो चाहे आपका जो इंडियन ओशन में नेवल प्रेजेंस हो, इंडियन नेवी का, या फिर जो इंडियन ओशन के रीजन के जो देश है उनको आपके आईओआर से जोड़ना हो, या फिर प्रोजेक्ट मौसम के तहत उनके साथ रिलेशन मेंटेन करनी हो, या फिर सागर इनिशिएटिव, महासागर इनिशिएटिव, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो जो भी इनिशिएटिव मैंने बताया आपको वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और जब ओवरऑल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे चाइना थ्रेट है हमारे लिए, जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इकोनॉमिक जो आपका डिपेंडेंसी है ऑन चाइना, वो सभी चीजें क्या है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। जो डिपेंडेंसी है उसको घटाना जरूरी है। जो चाइना स्ट्रेटेजिक लेवरेज ले रहा है इंडिया के सराउंडिंग में, उसको कर्टेल करना जरूरी है। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बताए, सागर हो, महासागर हो, ओके, मौसम प्रोजेक्ट हो, ये सभी जरूरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये आइडिया जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया है। तो अभी ये आइडिया कहता क्या है, तो अभी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, मैंने बहुत समय से देखा है कि न्यूज़पेपर में डिफरेंट समय पे ये आर्टिकल बना हुआ है। तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये आपके एक हर ह्यूमन के अंदर जो फोर फोल्ड आपकी चीजें पाई जाती है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, इन चारों चीजों के डेवलपमेंट के बारे में कहता है। मतलब एक इंसान का बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट एंड सोल का डेवलपमेंट। ओके, तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, इसमें आपका मटेरियल वेलबींग एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग दोनों की बातें कही गई है। तो अभी अगर हम इसको कंपेयर करें विथ वेस्टर्न फिलोसॉफी या फिर वेस्टर्न आइडियोलॉजी, तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी किसमें बेस्ड है, कैपिटलिज्म में। ओके, जो मेनली क्या कहता है, माइंड के डेवलपमेंट, सॉरी, बॉडी के डेवलपमेंट और आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन्हीं सभी चीजों में उलझा हुआ रहता है। लेकिन जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है वो बॉडी प्लस माइंड प्लस इंटेलेक्चुअल प्लस सोल, इसमें भी ध्यान देता है। बाकी सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके, आपका या फिर माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा मिसिंग है इस कैपिटलिज्म आइडिया में। फिर अगर आप मार्क्सिज्म में देखें तो ये भी क्या करता है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में ध्यान देता है। ओके, मटेरियलिज्म में कैसे ध्यान देता है, मटेरियल वेलबींग के बारे में कहता है कि सोसाइटी में आपकी इक्वालिटी, सोशल जस्टिस आनी चाहिए। मतलब जो मटेरियल वेलबींग है वो सभी का इक्वली एंश्योर होना चाहिए। तो हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी में आपका कैपिटलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो या फिर वेस्टर्न लिबरलिज्म हो, इन सभी में आपके जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है इंसान के अंदर, सोशल डेवलपमेंट की बातें कम कही गई है या फिर नहीं कही गई है। कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये मिसिंग है। ओके, तो इसमें अभी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या कर रहा है, आपका कलेक्टिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। और इंडिया के लेंस से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को डेवलपमेंट करना जरूरी है, इंस्टीड ऑफ importing Western ideologies such as capitalism, Marxism and Western liberalism. ओके, तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का चार जो मेन कंपोनेंट है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, इसको एक साथ डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके। और सिर्फ मटेरियल अपलिफ्टमेंट में ध्यान नहीं देना है, इसी के साथ आपका इंटेलेक्चुअल और जो सोल का डेवलपमेंट है। तो जब सोल आता है तो सोल के साथ ही क्या आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सिर्फ मटेरियल बीइंग ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल बीइंग भी है। ओके, तो इंसान अगर सिर्फ मटेरियली डेवलप होता है तो वो क्या होगा, आपका सेंटियन हो जाएगा। ओके, और जब स्पिरिचुअली डेवलप होगा तो क्या है, आपका वो खुद का जो फिजिकल नीड है वो भी पूरा कर पाएगा, और जो आपका सोल का नीड है उसको भी पूरा कर पाएगा। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया है। ओके, तो द ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट मटेरियल और नॉट जस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो सोशलिस्टिक। ओके, तो सोशलिस्टिक होते ही क्या है, एक कलेक्टिव कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो कलेक्टिविज्म कहाँ नहीं दिखाई पड़ती है, वेस्टर्न आइडियाज में नहीं दिखाई पड़ती है, बहुत ज्यादा आपका अल्ट्रा लिबरलिज्म के बारे में बात किया जाता है। ओके, तो अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखिएगा, सभी चीजें इसमें दी गई है। तो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी के लिए एंश्योर करना जरूरी है। सरप्लस फॉर वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन, फिर सरप्लस भी लाना है। तो सरप्लस सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक होना जरूरी है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलना जरूरी है। जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, भारतीय नीड्स के हिसाब से, हमारे देश के लोगों के नीड्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जरूरी है। जैसे अभी एआई हो गया, तो अभी जो भी एआई है, जैसे चैट जीपीटी है। ओके, चैट जीपीटी अभी क्या है, जो आपका एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन ये मोस्टली ट्रेंड है किसमें, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को लेके ये ट्रेंड है, जो इंडिया की आइडियोलॉजी को या फिर इंडिया के भाषा को, कल्चर को नहीं दर्शाता है। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर होना है हमारे देश में, वो क्या होगा, इंडिजेनियस टेक्नोलॉजी होगा। ओके, देन ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल होना चाहिए, कि जो कैपिटलिज्म है उसमें ह्यूमन सेंट्रिक या फिर ह्यूमन फेस होना चाहिए। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, कि हर आपका जो पिछड़ा हुआ वर्ग का व्यक्ति है, जो लास्ट व्यक्ति है, उस तक डेवलपमेंट की जो आपकी स्वाद है वो पहुंचनी चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमी, कैसा इकोनॉमी सपोर्ट करता है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल सपोर्ट करता है, सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या है, एक आप देख सकते हैं वेस्टर्न आइडिया का मिक्सचर भी इसमें है, लेकिन ये ज्यादा फोकस करता है क्या, भारतीय नेस में फोकस करता है। कि ठीक है, कोई चीजें अगर बाहर से इंपोर्ट भी होती है तो उसमें ऐसा नहीं हो कि आपका जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे जरूरी है वहां हम उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत का इंडिया का गोल है, ओके, सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ आपका क्या है, सबका प्रयास भी है। तो देख सकते हैं सबका साथ, सब कलेक्टिविज्म का बात कर रहा है, सबका विकास, कलेक्टिविज्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका प्रयास, सभी का एफर्ट लगना जरूरी है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, हर इंडिविजुअल हो, सिविल सोसाइटी हो, ओके, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ओके, तो वही है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और बहुत जगह पे आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी का जो आइडिया है उसके साथ भी क्या है, चीजें अलाइंड करती है। ओके, थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा ही, क्योंकि आइडियोलॉजी क्या करती है, कुछ ना कुछ तो उसमें नया रहेगा, हर सोच में कुछ ना कुछ नया रहता है। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ आप मिलता जुलता देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बात करता है अबाउट एक्सियम 4 मिशन के बारे में, जिसमें आपके क्या है, 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं। और इसमें सबसे खुशी की बात क्या है, आपके जो इंडिया के आपके क्रू मेंबर है इसमें शामिल रहेंगे। उनका नाम हो गया आपके शुभांशु शुक्ला जी। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे, आप इस मिशन का जो भी डिटेल है वो पहले जरूरी है, कि आपका जो एक्सियम स्पेस नाम का जो प्राइवेट कंपनी है वो इसको लॉन्च कर रही है, और इसमें कोलैबोरेशन है, ध्यान रखिएगा, किसके किसके साथ कोलैबोरेशन है, स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन है, देन आपके नासा के साथ कोलैबोरेशन है, एज वेल एज इसरो के साथ भी कोलैबोरेशन है, जबकि हमारे देश के भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। तो अभी स्पेस एक्स का कैसे कोलैबोरेशन है, जो ड्रैगन कैप्सूल जो आपका व्हीकल है उसके जरिए आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाया जाएगा। ओके, तो अभी इसमें अगर ये देखें तो ये फैक्ट आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, कि कौन सा, अभी आपका ऐसा नहीं है कि एक्सियम 4 का इसमें कैप्सूल को यूज किया जाएगा या फिर आपका व्हीकल को यूज किया जाएगा फॉर स्पेस मिशन। ओके, किसका व्हीकल यूज होगा, स्पेस एक्स का, कौन सा, ड्रैगन कैप्सूल। ओके,
और इसमें आपका ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इंडिया का गगनयान मिशन है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये अभी जो गगनयान मिशन है उसमें आपका ये एक्सियोम 4 मिशन हमें क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगी। और जो शुभांशु शुक्ला जी, जो 4 एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं फॉर गगनयान मिशन, उसमें से एक है। तो इनको जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहेगा और जब हम अपना इंडिजिनियस जब मिशन लॉन्च करेंगे फॉर स्पेस ट्रेवल, तो उसमें क्या होगा, हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहेगा। ओके, तो ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है कि कैसे हम स्पेस में आपके सर्वाइव कर सकते हैं, ओके, लो ग्रेविटी में। तो ये सभी चीजें हमें जानने को इसमें सहूलियत मिलेगी। ओके, फिर क्या कॉग्निटिव परफॉर्मेंस रहता है, कैसे सीड जर्मिनेशन किया जा सकता है माइक्रोग्रेविटी में, ओके, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए आपके स्पेस में होल्ड कर सके लोगों को, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको, ताकि और बढ़िया रिसर्च किया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें क्या है, ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स की बातें। एक्सियोम 4, ड्रैगन कैप्सूल ऑफ स्पेसएक्स, इसके साथ आपका किसका कोलैबोरेशन है, नासा एंड एज वेल एज इसरो का। और कौन जा रहे हैं इंडिया से, तो वो ध्यान रखिएगा। ओके, और बैकअप एस्ट्रोनॉट भी है प्रशांत नैयर जी। और ध्यान रखिएगा प्रशांत नैयर जी 4 में से जो एक तो हम आपके शुभांशु शुक्ला जी के बारे में बात किया, और ये आपके सेकंड एस्ट्रोनॉट है प्रशांत नैयर जी, ये नहीं जाने वाले, ये बैकअप में है। ओके, तो अभी जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं 2027 के मिशन में, बाकी 2 का नाम आप देख लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। ओके, बाकी अभी मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि कैसे स्पेस सेक्टर में डिफरेंट नेशन और जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वो कैसे स्पेस सेगमेंट में और एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकती है, आपको सब्सटेंशिएट करने दिया जा सकता है विथ रिसेंट एग्जांपल। तो रिसेंट एग्जांपल में आप एक्सियोम 4 मिशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ओके, इसमें कुछ फास्ट की इंफॉर्मेशन भी है। तो लास्ट टाइम जो हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे आपके स्पेस में, वो थे राकेश शर्मा जी 1984 में यूएसएसआर के द्वारा गए थे। और जो आपका सीयूज T11 था उस मिशन के अंतर्गत गए थे। और अभी जो शुभांशु शुक्ला जी है वो जा रहे हैं आपके एक्सियोम जो 4 मिशन है उसके तहत। ओके, जिसमें आपका नासा प्लस इसरो प्लस स्पेसएक्स का कोलैबोरेशन है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये जो चीजें हैं ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और ये जोड़ा थोड़ा बड़ा जो आपका और डिटेल्स है इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, रेंटिंग रूम्स फाइंडिंग फैमिली। इसमें ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम लॉक्ड गेट्स टू क्वाइट कंपैशन, डिस्कवरिंग किनशिप इन अनलाइकली प्लेसेस। तो अभी इसमें क्या बात किया जा रहा है कि आपके जो शहर है और जो एक गांव का माहौल है, रूरल लिविंग और अर्बन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसकी बातें इसमें कही गई है। कि हम अर्बन एरियाज में जो भी लोग रहते हैं, बिकॉज ऑफ आपके इकोनॉमिक सहूलियत कि हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, और बाकी जो एजुकेशन हो, हेल्थ का सहूलियत हमें होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शहर में रहना प्रीफर करते हैं। लेकिन जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो आपका क्या होता है, शहर में बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। इवन जो आप जिस फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट का साइड का जो व्यक्ति है आप उसका भी नाम नहीं जानते होंगे, या फिर एक दूसरे से बहुत ही कम क्या होता है, डिस्कशन होती है। और काफी जो रिलेशन जो है वो काफी फॉर्मल रहता है। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो सेंस ऑफ आपका कम्युनिटी है, फिर आपका जो एक दूसरे के लिए जो सेंस ऑफ कंपैशन है वो बहुत कम रहता है इन अर्बन एरिया। जीरो रहता है वैसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू रूरल एरिया। और इसीलिए आप सोसाइटी अगर देखें, अर्बन सोसाइटी, तो उसमें जो आपका एक क्या होता है, ट्रस्ट होता है या फिर सोशल कैपिटल। ओके, तो सोशल कैपिटल किसको कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को विश्वास करते हैं, एक दूसरे के प्रति कंपैशन रखते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है। वो चीजें क्या होती है, आपकी मिसिंग होती है अर्बन एरिया में, जो कि रूरल एरिया में पाया जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन है, नो डाउट कुछ डिसएडवांटेज तो रहता है, बेटर एजुकेशन नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज कम होती है, लेकिन जो एक आपका ह्यूमन लिविंग है वो काफी बढ़िया होता है इन रूरल सेटअप, इन विलेजेस। ओके, तो आप विलेज में देखें कि अगर एक विलेज में 50 घर है,
तो 50 घर क्या है, ऐसे रहते हैं जैसे कि एक दूसरे की फैमिली हो, एक दूसरे के कोई आपके रिश्तेदार हो। और शहर में अगर कोई अपने भी रहते हैं तो वो ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, या फिर एक दूसरे के घर आना भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ओके, जबकि रूरल एरिया में क्या है, बहुत ही उल्टा एक सिचुएशन है जो कि काफी अच्छा है, जो सोशल बॉन्डिंग को दर्शाता है, जो आपका सोशल कैपिटल है, जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करता है, एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाता है, एक एम्पैथेटिक सोसाइटी बनाता है जिसमें हर इंसान के लिए क्या है, कंसर्न रहता है। तो वही चीजें इसमें कंपेयर की गई है। तो इन फ्यूचर क्या है, आप ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें हमें एथिक्स में एज वेल एज ऐसे लिखने में मदद करेंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ रेजिलियंस टेस्ट। तो इसमें अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल। ओके, तो हमारे देश को जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है, लगभग 10% के दर पे हमें हर साल ग्रो करना है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो उसके लिए हमें करना क्या है, वही सभी सुझाव जो मैं आपको हमेशा ही बताते आ रहा हूं, वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। नंबर 1 अगर देखें तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। उन तीनों ही सेक्टर का डेवलपमेंट इक्वली होना जरूरी है। आपके जो प्राइमरी सेक्टर है खेती बाड़ी में, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है, लगभग 46%, और जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16 से 18% है। तो ये जो आपके पॉपुलेशन है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखा जाता है कि खेत में जुड़े हुए तो है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम का अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है। तो इसीलिए क्या करना है, ये जो एक्सेसिव पॉपुलेशन रूरल एरिया में खेती बाड़ी में लगी हुई है, इनको क्या करना है, आपके इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्रांसफर करवाना है। ओके, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में डाइवर्ट करवाना है। तो उसके लिए क्या है, आपके स्किल का डेवलपमेंट करना जरूरी है, एजुकेशन सेगमेंट का डेवलपमेंट करना जरूरी है, हेल्थ का डेवलपमेंट करना जरूरी है, जो लेबर कोड्स है उनका डेवलपमेंट करना जरूरी है, जो लेबर है या फिर जो वर्कर है उनका फॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। ओके, फिर आपके जो डीरेगुलेशन है उसको करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाना जरूरी है, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इन आपके कनेक्टिविटी में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको बढ़ाना जरूरी है। ओके, देन आपके जो डिफरेंट नेशन है उनके साथ हमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना जरूरी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट है उनको साइन करना जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप, इसमें क्या है, ये एक इन जनरल टॉपिक है जिसमें आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। और इन फ्यूचर क्या है, आपको एग्रीकल्चर को लेके, फिशरी को लेके, देन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, सर्विसेज सेक्टर, स्किल, एजुकेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके, ये सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके लिए क्या है, आपको एक बस ओवरऑल आइडिया होना जरूरी है। ओके, कि कैसे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज के समय पे, कि लगभग 65% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब 35% पॉपुलेशन ही बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज या फिर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो अभी ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन हाई है, इसको हमें ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए स्किल देना, बेटर एजुकेशन देना, बेटर हेल्थ फैसिलिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, इनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके देश का जो जीडीपी है, देश का जो ह्यूमन ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको बढ़ा सके और विकसित भारत बन सके बाय 2047। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीजों को जोड़ के आपको लिखना जरूरी है। तो ये जो आर्टिकल है मोस्टली मेंस के लिहाज से, जिसमें आपको जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपको जीएस पेपर अगेन जीएस पेपर मतलब ऐसे में पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर विकसित भारत का जो पाथ है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, या फिर सीधा विकसित भारत द वे अहेड, ऐसे करके कोई आपको टॉपिक दिया जा सकता है, तो उसमें आपको ऐसे लिखना जरूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाउ इज प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज्ड। तो प्रेसिडेंशियल जो रूल है उसको कैसे इम्पोज्ड किया जाता है। तो अभी हम सभी को पता ही है कि ये जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल जो 352 है जिसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, 356 जिसके तहत आपकी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, और आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो अभी इसमें स्पेशली बात किया गया है अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल। तो प्रेसिडेंशियल रूल मतलब स्टेट में इमरजेंसी लगाना।
ओके, जब क्या है आपका एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है स्टेट को, या फेल हो रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट, तो गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट साहब को, या फिर अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि आपका, या फिर प्रेसिडेंट जी को लगता है कि ये आपका जो स्टेट है वो चल नहीं पा रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आर्टिकल 356 का इम्पोजिशन कर दिया जाता है। और आर्टिकल 356 लगते ही क्या आपका आउटकम निकलता है, जो फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आपकी क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर का जो काम है वो परफॉर्म किया जाता है बाय पार्लियामेंट, जब भी जरूरत पड़ता है तभी। ओके, और क्या कर सकते हैं, लॉ भी बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर। बाकी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर के जरिए स्टेट को गवर्न करते हैं। तो अभी इसका ड्यूरेशन एंड आपका पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे देना जरूरी है, वैलिड फॉर 2 मंथ। तो जब प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज किया जाएगा अंडर आर्टिकल 356, तो ये वैलिड रहेगा फॉर 2 मंथ। 2 मंथ के बाद इसको कंटिन्यू रखने के लिए फॉर 6 मंथ दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के तरफ से इसको पास करना होगा, अप्रूव करना होगा विथ सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रखिएगा, विथ सिंपल मेजोरिटी। ओके, देन कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं, एक बार में 6 मंथ तक, और मैक्सिमम 3 साल तक। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 मंथ के बाद फिर जब 6 मंथ एक्सटेंड करेंगे, मतलब टोटल 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद क्या है, इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है टू एक्सटेंड 2 मोर ईयर, मतलब टोटल 3 ईयर। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्टेट में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तभी एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, तो अभी इसमें कई सारी डिटेल है जो आपको प्री में पूछी जा सकती है। एक तो 356, देन 356 के तहत गवर्नर के रिपोर्ट, या फिर क्या गवर्नर के रिपोर्ट के हिसाब से ही किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, अदरवाइज भी किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो। फिर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जो इम्पैक्ट है ये आपके स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है ये पूछा जा सकता है कि 2 महीने के अंदर पास करना जरूरी है, और वो भी कौन से मेजोरिटी के साथ, स्पेशल, नॉट स्पेशल, सिंपल। कल स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी आ सकता है, तो उसमें आपका क्या होगा, वो गलत होगा स्टेटमेंट। सिंपल मेजोरिटी वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो इन सभी चीजों में आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। कितने समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ तक एट अ टाइम, एक बार में 6 मंथ। मैक्सिमम कितना, 3 साल तक। 3 साल के बाद इलेक्शन करवाना ही होगा। ओके, और 3 साल के पहले जो 6 महीने पार हो गए, उसके बाद फिर एक बार 6 महीने एक्सटेंड हुए, मतलब टोटल 1 साल। तो बियॉन्ड 1 साल होने के लिए क्या है, आपका इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ओके, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है और उसी के साथ कहीं कोई स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है तो भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये डिटेल्स प्रीलिम्स में जरूरी रहेंगी, और मेंस में अगर ओवरऑल पूछा जाता है अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल, तो ये सभी चीजों को आपको लिखना होगा आंसर में, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपका जो प्रेसिडेंशियल रूल है या फिर स्टेट इमरजेंसी है, क्या ये आपकी इसको जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है। यस, चैलेंज किया जा सकता है। और एसआर बोमाई केस जो था 1994 का, उसमें ये एक आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाटरशेड है, जिसमें जुडिशरी ने क्या हाईलाइट किया कि या फिर क्या जजमेंट दिया कि जो प्रेसिडेंट का रूल है या फिर प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें जुडिशियल रिव्यू लगाई जा सकती है। और आपके कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन से अगर आपका किसी स्टेट गवर्नमेंट को ब्रेक डाउन किया गया है या फिर हटा दिया गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से स्टेट गवर्नमेंट को रीस्टोर कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ब्रेक किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है कि मेलाफाइड इंटेंशन जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हुआ है, ओके, जबकि वो स्टेट हैंडल कर सकती है, तो उसके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा उसको। ओके, तो ये बाकी जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है 2 महीने तक, ओके, तब तक आपका जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। और उसी को क्या कहा जाएगा, सस्पेंडेड एनिमेशन। ध्यान रखिएगा, सस्पेंडेड एनिमेशन क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, और ये भी कहा एसआर बोमाई केस में कि फेडरलिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो अभी इसको इसीलिए आपका कभी क्या है, फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट भी कहा जाता है। ओके, बाकी और भी जजमेंट आई थी आपकी, तो इसमें रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो बिहार को लेके ये था 2005 में। तो प्रेसिडेंट का जो डिक्लेरेशन था, प्रेसिडेंशियल रूल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। उत्तराखंड में 2016 एंड अरुणाचल प्रदेश में 2016 में बोथ हाई कोर्ट एंड आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो डिसमिस की गई गवर्नमेंट थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय प्रेसिडेंट, उसको रीस्टोर कर दिया था। तो देख सकते हैं कि जुडिशरी का पावर कितना ज्यादा है, और जुडिशरी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है, प्रिंसिपल है, उसको प्रोटेक्ट करती है और वाटरशेड जजमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, तो इन सभी चीजों को प्रीलिम्स में ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी, और कभी स्टेटमेंट फॉर्म में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, बाकी जो भी डिटेल्स है ये थोड़ा देख लीजिएगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको डेड लेटर की तरह कंसिडर किया था। ओके, कि इन फ्यूचर में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कभी हो सकता है। लेकिन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंसी 1950 के बाद ही देखें तो नेहरूवियन एरा में 8 टाइम्स यूज किया गया है, फिर इंदिरा गांधी के एरा में 27 टाइम्स, मोरारजी देसाई के एरा में 9 टाइम्स, इन 1977 एलोन। ओके, तो कॉमन रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ मेजोरिटी। ओके, फिर आपके जो अपोजिशन पार्टी के रूल स्टेट है उसको डिसमिस करने में। तो ये क्या है, जो इंटेंशंस आप देख सकते हैं थोड़ा मेलाफाइड इंटेंशंस है। ओके, तो इसीलिए क्या है, इसमें फाइनली आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया, और मेलाफाइड इंटेंशन के तहत अगर किया गया तो उसमें जुडिशियल रिव्यू करके इवन स्टेट गवर्नमेंट को रिवाइव भी किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में देखें तो मणिपुर में आपका February 25 में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया गया, और इसका रीजन क्या है, प्रोलॉन्ग एथनिक वायलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स देखा गया है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, जो मणिपुर का जो असेंबली है उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, डिसॉल्व नहीं किया गया है, मतलब फिर से गवर्नमेंट को रिवाइव किया जा सकता है। और उसी में अभी हाल ही में जो न्यूज है, करंट न्यूज जो है, 10 MLA के ग्रुप ने गवर्नर से मीट की है कि गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं वो। ओके, तो अगर अभी इसमें मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म होगा, अगर गवर्नर अलाउ करते हैं विथ प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। ओके, तो वही न्यूज में आया है। तो ये सभी चीजें सबकी न्यूज में चल रही है, करंट में है, तो पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो लास्ट आर्टिकल देखते हैं। तो इस लास्ट आर्टिकल में जो मुद्दा है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरा मुद्दा है वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बाकी इसमें मुझे इंपॉर्टेंट ये लगा कि आपका जो एनपीटी है वो क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये रहा इसमें, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। तो जो एनपीटी है इसको 1968 में लाया गया सिग्नेचर के लिए, और 1970 से ये आपका एनफोर्स हो गया। ओके, मुझे जहां तक ध्यान है 70 या 72 होगा, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया इन 1968, और इसको आपका फोर्स में लाया गया 70 और 72, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी ये जो एनपीटी है इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है उस समय तक 68 तक उन्हीं के पास सिर्फ न्यूक्लियर रहेगा, और बाकी जो देश है वो न्यूक्लियर डेवलप नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इसमें अभी क्या हुआ, इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि ये जो एनपीटी है बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, कि आपके जो न्यूक्लियर हैव्स है इनको किसने अधिकार दिया कि ये क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किसके पास न्यूक्लियर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अभी भारत जिस परिस्थिति में है, तो भारत ने अगर न्यूक्लियर डेवलप नहीं किया होता तो अभी आप जो हमारे साइड में नेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान, देन चाइना, इनसे हमें और ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती। तो हमें अपने नेशन का जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी है, जो सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, उसको देखना जरूरी है। इसीलिए हमने इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना है और इसको साइन नहीं किया है। अगर न्यूक्लियर नहीं रखना है तो किसी को भी नहीं रखना है, कोई हैव्स होगा कोई हैव नॉट्स होगा, वो इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। कभी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया है, बिकॉज इट इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। और इंडिया के अलावा भी आप देखें तो इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने किया था लेकिन बाद में इससे विड्रॉ कर लिया है। ओके, तो ये चीजें
प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में भी आप कहीं सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल न्यूज़ ये है कि आपके जो फ्रांस है उसने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को यूरोप में एक्सटेंड करने के बारे में कहा है कि आपके डिफरेंट जो आपके अलाई नेशन है फ्रांस के साथ, वो जो नेशन है अलाई नेशन, उनके पास अगर न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर का जो सेफ्टी है, ओके, वो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाएगा बाय फ्रांस, जैसे यूएसए ऑलरेडी कर रहा है डिफरेंट नेशन को। ओके, तो जो न्यूक्लियर वेपन है उसको फ्रांस के अलाई नेशन में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बाकी यूज करना ना करना ये फाइनली फ्रांस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो वो है इसका फाइनल न्यूज़। बाकी इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा और कोई डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के एनालिसिस में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट आर्टिकल। ओके।